गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए हफ्ते और एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और मेरी ईद बहुत अच्छे अंदाज से गुजरी है। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद भी बड़ी अच्छी और मजे की गुजरी होगी। ईद के बाद आज से जिंदगी हम सब की मामूल पर आ गई है और ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं और ईद पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। आज से तमाम मार्केटें और बाजार भी खुल रहे हैं और मार्केटों के औकात-ए-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। ईद की लंबी छुट्टियों के बाद काम पर जाने का मूड बहुत ज्यादा मुश्किल से आयनू बनता है, लेकिन आज का दिन काफी मुश्किल होगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। लेकिन हम सब ने कोशिश करनी है कि इसे अच्छे अंदाज से ही गुजारे, अपने दोस्तों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ ईद की रूटीन और जो यादें हैं जो हम लोगों ने ईद किस तरह मनाई है उसको शेयर करें, खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, तो जहाँ माह रमजान आपको पता है कि हम सबकी रूटीन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। खास तौर पर खाने पीने के हवाले से हमारी जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। सहर इफ्तार में खास किस्म के पकवान दस्तरखान की जीनत बनते हैं। माह रमजान में अगर खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात बरती जाए तो वजन कम करने के लिए इससे अच्छा और कोई भी मौका नहीं मिल सकता हम लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही माह रमजान खत्म होता है तो बहुत से लोगों का वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ईद पर खाने पीने में लापरवाही भी देखी जाती है। वैसे भी लाहौरी खाबे खाने के आपको पता है कि शौकीन है और ईद पर तो खास तौर पर खाबों का एहतमाम किया जाता है और हम सब ने किया भी है। ईद के मौके पर लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि महीने भर रोजे रखने की वजह से हमारा जो स्टमक है एक खास रूटीन का आदी हो जाता है और जब हम एकदम परहेजी करते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रमजान के बाद कितना और कैसे खाया जाए कि सेहत के मसाइल पैदा ना हो, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात हैं अनम मंजूर। अनम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अचानक वाली ईद बहुत ही अचानक से गुजर गई, इस बार तो बहुत जल्दी गुजर गई। अच्छा, मतलब जल्दी गुजर गई, पता ही नहीं चला, लेकिन मजे की। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज है। चले बैक टू द टॉपिक। मुझे बताइए, रमजान में आपको पता है कि अनम हमारी एक रूटीन जो है वो चेंज हुई होती है और उसी रूटीन के बाद जब ईद आती है तो हम लोग, आपको पता है कि ईद पे खाबों के शौकीन और अपना दस्तरखान सजा लेते हैं, तो वो रूटीन को जो फुल हम लोग करते हैं ईद पर, वो किस तरह हम लोगों को चेंज करनी चाहिए कि नहीं चेंज करनी चाहिए? देखिए, रमज़ान के बाद वापस नॉर्मल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आप एक हमारा बॉडी का पैटर्न सेट हो गया कि रमज़ान में हमने 13-14 आवर्स जो है फास्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने 8-10 बाकी जो 7-8 घंटे बचे हैं उसमें हमने खाना है। जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है, ईद आती है, एकदम से लोग जो है वापस जब नॉर्मल पे आते हैं तो मीठे का इस्तेमाल और जंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो हमारे देसी फूड है उसका इस्तेमाल एकदम से बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही है। जब हम एकदम से कहीं पे ओवरलोड करते हैं अपने स्टमक को या अपनी बॉडी को ओवरलोड करते हैं तो ना सिर्फ वजन बढ़ाता है बल्कि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस का मसला बहुत ज़्यादा, उसके अलावा बदहजमी यानी कि इंटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फूड की। तो वापस अगर हम आते हैं नॉर्मल में तो हमें थोड़ा ग्रेजुअल आना चाहिए, एकदम से नहीं आना चाहिए। अच्छा, अपने रमज़ान के बाद हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो अपने जो खाने का रूटीन है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें ऐड करें। एकदम से अपना खाना जो है वो ना बढ़ा दें कि हमने तो पूरा महीना कुछ नहीं खाया, रोजे रखे हैं, भूखे रहे हैं, तो अब हम एकदम से हम ये भी खाएंगे। सब खाएं इत्तेदाल में रह के, थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करके। लेकिन हमने देखा है अनम के ज्यादातर लोग ईद के दिनों में इतना खा लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो फिर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल में भी उनके चक्कर लगते हैं। तो क्या हमारे कह लें कि तबीयत में एतदाल नहीं है या हम लोग बस खाने के शौकीन है इसलिए खाए जाते हैं? बस हम लोग एक्चुअली वो पूरा रोज जब पूरा महीना रमज़ान में हम लोगों ने फास्ट किया तो अब एक तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमने खाना है क्योंकि अब हमने रोज़े ख़त्म हो गए। दूसरा, जब हम रमज़ान में थोड़ा फास्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ पे 13-14 घंटे का रोज़ा है, जब हम इतने घंटे फास्ट करते हैं ना तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जब इतनी लंबी फास्टिंग होती है, पूरा महीना हम उस पैटर्न से गो थ्रू होते हैं, तो उसके बाद एक विद इन अ डे आपका वो नॉर्मल नहीं हो सकता मेटाबॉलिज्म। ऐसे ही है। तो अब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। जब हम एकदम से ईद वाले दिन मीठा, आप देखें केक और मिठाइयाँ या इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जब हम एकदम से बढ़ा देते हैं एक ही दिन में तो वो आपका स्टमक, आपकी बॉडी उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। तो इसमें एक तो ये मसला है कि हमने एकदम से नहीं खाना, एकदम से ओवरलोड नहीं करना। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमें वो वाली थोड़ी सी चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, ताकि मजीद स्लो हो। जब हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो मजीद स्लो हो जाएगा।
डाइजेशन नहीं होगी तो फिर उसकी वजह से बदहजमी भी होगी, गैस का इशू भी आएगा, बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है कि हम मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, हमारा स्पाइसी फूड है, हमारा ऑयली फूड है, हम सबको बस खाना होता है कि हमें खाना है, एंजॉय करना, खा लें। जो एक महीना हम लोगों ने डाइटिंग तो नहीं करते, हम लोग रमजान में ही होते हैं कि हमने जो फास्टिंग की है हम लोग बस वो ईद पर गुजार लें कि हम लोगों ने कर ली। तो हम लोग को रूटीन क्या अपनानी चाहिए अगर हम लोग, क्योंकि सहरी और इफ्तारी ही तब हम लोग करते थे, तो जब ईद के बाद या रमजान के बाद फिर हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए खाने पीने के हवाले से? इसमें हमने सबसे पहले तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, ठीक है, वो किस तरह कर सकते हैं हम? उसको बूस्ट करने के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट। जैसे रमजान खत्म होता है अपना ब्रेकफास्ट जो है वो प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करें, जिसमें प्रोटीन पोर्शन जो है जैसे कि अंडों का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर दें, गोश्त और अंडों वाली चीज़ों का थोड़ा, और कार्ब्स की अमाउंट थोड़ी कम रखें। ग्रेजुअली उसके साथ साथ आप जैसे प्रोटीन पोर्शन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग रोटी लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में, वो करें। उसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा सा लाजमी करें ताकि आपका मील जो है वो बैलेंस हो, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बैलेंस हो। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसी पैटर्न से थोड़ा सा स्नैक अपना ऐड करें। 11-12 बजे वाले टाइम पे कोई लाइट सा फ्रूट ले लें, जहाँ मीठे मशरूबात और इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वहाँ पे अपना जो स्वीट की क्रेविंग है उसको फ्रूट के साथ रिप्लेस करें, स्नैक्स ले लें। इसी तरह से लंच में अपना रोटी सालन का इस्तेमाल, सैलड और योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें कि जितनी आपकी पूरे दिन की कैलोरीज हैं उसका 70 to 80% अपने डे टाइम में कंप्लीट करें, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेके आपका जो मगरिब तक का टाइम है उसमें अपनी मैक्सिमम कैलोरीज को पूरा करें, और जो मिनिमम कैलोरीज आपकी रह गई हैं, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आप उसको रात को लें, कम से कम कैलोरीज रात को। अच्छा, ठीक है। तो कितनी एक दिन में कितनी कैलोरीज आप लोगों को लेनी चाहिए, मतलब हमें लेनी चाहिए? वैसे तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। हाँ। लेकिन अगर मैं एस्टिमेटेड एक बताऊं तो 1300 to 1400 कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप कोशिश करें कि 1000 कैलोरीज जो है वो पूरे डे टाइम में आप उसको कंप्लीट करें। बाकी जो 200-300 कैलोरीज है, इससे ज़्यादा आप 200 कैलोरीज से ज़्यादा आपका जो मगरिब से लेके रात सोने तक का टाइम है उसमें अपनी कम से कम कैलोरीज जो है जो रह गई हैं वो पूरी करें, और कोशिश करें कि उसमें भी कार्ब्स की क्वांटिटी कम से कम हो, प्रोटीन पोर्शन या वेजिटेबल्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो उसमें। ठीक है, मतलब जिस तरह पहले हम अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन होती है उसी को पोर्शन में डिवाइड करके हम उसी को लेकर आगे चलें। लेकिन हमने देखा है ना रमजान में हम लोग तली हुई चीजें बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से नमक का बहुत ज्यादा हमारा इंटेक होता है, शुगर का बहुत ज्यादा इंटेक होता है। तो रमजान के बाद फिर हम इन चीजों से किस तरह अपने आप को, अपने जिस्म को डिटॉक्स कर सकते हैं हम लोग? इसको डिटॉक्स करने के लिए ये है कि आप एक तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक। इसके अलावा डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारे जितने भी कहवाज होते हैं, हाँ, एक इतदाल में रहते हुए, लिमिट में रहते हुए अगर उनका इस्तेमाल करते हैं वो भी डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक जो चलता है जिसमें आप वाटर, पानी यानी कि 1 से 1.5 लीटर पानी में क्यूकम्बर, मिंट, लेमन और जिंजर डाल के आप उसको रख लें, ओवरनाइट सोक कर लें, और उसके बाद पूरा दिन आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। इसके अलावा हमारा इसी तरह से मिंट और लेमनेड जो हमारा बनता है विदाउट कोल्ड ड्रिंक, विदाउट 7 अप, पानी के साथ मिंट और क्यूकम्बर, लेमन डाल के आप उसको ग्राइंड करके जो ड्रिंक बनता है, ये बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है, समर्स के लिहाज से भी बहुत रिफ्रेशिंग है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारा डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक भी होता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स हम जो है अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इवन फ्रूट पंच हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरीज हैं, हमारे पास जितने भी जो समर्स के फ्रूट्स होते हैं वो वाटर कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है, और वाटरमेलन में वैसे ही बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट उसका ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उन सबको हम लोग सिंपल ब्लेंडर में डाल के साथ लेमन और मिंट जिसमें भी ऐड करते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग सा उसका आता है। तो वो आप साथ उसका इस तरह के जो फ्रूट पंच हैं वो आप विदाउट 7 अप, विदाउट एनी शुगर, आप उसको सिंपल मिंट और लेमन के साथ ब्लेंड करके उनका ड्रिंक भी बना के आप पूरा डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये रमजान की आपकी जितनी वाटर डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी की होगी वो भी ठीक हो जाएगी, और समर्स है आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, और वैसे भी आपका जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, बॉडी नॉर्मल रहेगा। और जिस तरह आपको पता है कि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है रमजान में, हम लोगों का पानी का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जब रमजान के बाद हम लोगों ने पानी का इंटेक नॉर्मल रखना है या उससे भी ज़्यादा बढ़ा देना है? देखिए वैसे तो नॉर्मल रखना चाहिए, 8 से 10 ग्लास हमें लेने हैं। हाँ। तो कोशिश करें उसको पूरा दिन में डिवाइड कर लें, उसको साथ साथ जैसे हाफ ग्लास ले लें, 1 ग्लास पूरा दिन में उसको डिवाइड करके आराम से पिए, बजाय इसके 1 से 2 ग्लास
पानी के इकट्ठे पी लें, उससे आपका वेट भी बढ़ सकता है। अच्छा, वाटर मैस भर जाता है आपका बेसिकली ना, जब हम 2 ग्लास पानी या 1.5-2 ग्लास पानी एक साथ पी लेते हैं। अच्छा, तो आपका वाटर मैस, जो आपके मसल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब इतना ज्यादा एकदम से पानी बॉडी में जाता है तो उससे वाटर मैस आपका इंक्रीज होता है, तो समहाउ उससे वेट भी आपका थोड़ा फूला फूला लगता है, जिससे आपको फील होता है। हाँ। तो वो ना करें, कोशिश करें कि आप जैसे बैठे हुए हैं, कहीं लेटे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं कुछ भी, तो अपने साथ वाटर बॉटल रख लें। सिप बाय सिप जो है उसको पीते रहें, आपका 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक ही दफा पीने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बहुत एक अच्छी आदत थी हमारी रमजान में अनम के, हम लोग सभी रूटीन बनी हुई थी कि हम लोगों ने फल खाने हैं, मतलब वो फ्रूट चाट खानी है हम लोगों ने। तो अगर सिर्फ ये मेरे ख्याल से रूटीन हमारी रमजान में ही होती है और इफ्तारी टाइम होती है, अगर इसको हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में ही बना लें तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। वो जैसे आपने वो सेइंग है ना, कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसी तरह से ये है कि आप कोई भी फ्रूट अगर दिन में एक खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इवन डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारा मसला लोगों को रहता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, अगर वो कोई सा एक फ्रूट अपने कोशिश करें स्नैक्स टाइम में। अच्छा, फ्रूट्स के लिए बेहतरीन टाइम है अपना, जो आपका हमारा जो मील्स के बिटवीन वाला टाइम है ना, जिसमें हम स्नैकिंग करते हैं, जिसमें हम कोई चॉकलेट्स खा ली, कोई जंक खा लिया, उसमें कोशिश करें फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल करें। ओके, दोपहर मतलब जो हमारा आफ्टरनून वाला टाइम होता है 11-12 बजे वाला, कोशिश करें उसमें खा लें, या इवनिंग में अगर आप खा सकते हैं 6-7 बजे, उस टाइम पे अपना स्नैक्स में अगर फ्रूट ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहता है। और आजकल हम कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हो, हमारा वजन भी कम करे? आजकल हमारे पास वाटरमेलन है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पीच है, एप्पल है, ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे मैंगोज आ जाएंगे बहुत। हमारे जो एक फ्रूट्स का जिसको कहा जाता है कि बादशाह, इसमें बात आ जाती है डायबिटिक वालों की। जैसे जो शुगर के पेशेंट हैं वो वाटरमेलन का इस्तेमाल डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। खरबूजा और तरबूज दोनों ही वो वीक में 1 और 2 टाइम्स खा सकते हैं, और वो डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, क्योंकि वो एकदम से आपका जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है हमारे यहाँ, कि हम तरबूज के ऊपर भी चीनी डाल के खाते हैं। बहुत सी प्रैक्टिस है मैंने, चीनी या नमक। हाँ, वो हम कोशिश करें फ्रूट्स और जितने भी फ्रूट्स हैं उसको खाली खाएं, उसमें नमक और चीनी का इस्तेमाल ना करें। उसमें नेचुरली वो इतना मीठा होता है, वो उसका फ्लेवर वैसे इतना अच्छा होता है, हम उसमें नमक चीनी ऐड करते हैं तो हम उसमें कैलोरीज ही ऐड कर रहे हैं, तो वो आपने नहीं करना। हाँ। तो इसके अलावा जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्स के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो उस मौसम की मुनासिबत से अल्लाह ताला ने बनाए हुए। उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी वही होते हैं जो हमें उसी मौसम में चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि रोजाना एक फल का इस्तेमाल, कोई सा भी फल हो सकता है, आप उसका एक फल का इस्तेमाल लाजमी, एक पोर्शन अपनी जो डाइट का है वो उसमें फलों का जरूर करें। और आजकल हमने देखा है कि चेरीज भी आई हुई हैं, वो हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है? चेरीज जो है वो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी कि आप जैसे अभी बात करें थी डिटॉक्सिफिकेशन की, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अच्छा, बॉडी को क्लीन करते हैं। तो उसमें चेरीज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो चेरीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है, आप इसको समर्स में कर सकते हैं बहुत। इवन इसको आप स्मूदीज बना सकते हैं, योगर्ट के साथ उसको आप बाउल बना सकते हैं, फ्रूट बाउल बन जाता है कि आप उसमें हाफ कप योगर्ट लें, चेरीज लें और थोड़े से नट्स डालें। अच्छा, ये बहुत अच्छा स्नैक्स का बाउल बन जाएगा आपका। हाँ। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा एक बता दिया अनम ने हमें कि हम सुबह उठकर भी नाश्ते में भी खा सकते हैं, मेरे ख्याल से भी खा सकते हैं। जिन लोगों एक हेल्दी हमारा पोर्शन बन जाएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप देखें मिल्क की सर्विंग भी चलेगी, योगर्ट चलेगी, फ्रूट भी चलेगा, नट्स भी चलेंगे, और नट्स से आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा आपका, तो ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम लोग इन सब चीज़ों में अपने मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने में हमारी डाइट, बैलेंस डाइट, हमारा फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हमारी वॉक, हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जैसे ही अब रमज़ान ख़त्म हुआ है, लोगों के पैटर्न इस तरह था कि सहरी तक नींद नहीं आती थी, हम सोते नहीं थे, तो अब कोशिश करें कि अपनी वापस जो है अपनी नॉर्मल स्लीप पैटर्न को नॉर्मल करें। रात की स्लीप अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अगेन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इवन आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है आपका, कि बहुत जल्दी उन लोगों का वेट गेन होता है जो रात को नहीं सोते। अच्छा, exactly. ये भी एक वजह बन सकती है। और हमने देखा है, जैसे आपने कहा भी है कि फलों का जो बादशाह है, आम भी आ चुका है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं तो वो भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उनको आम को किस तरह हमें खाना चाहिए, कितने पोर्शन में खाना चाहिए अगर एक दिन की बात करें? आम बेसिकली ना इसका इस्तेमाल करने के लिए इसकी सर्विंग जो कही जाती है ना,
कि एक टाइम पे आधा आम वैसे तो खाएं। अच्छा, आधा आम यानी कि उसमें कैलोरीज जो है एक रोटी के बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको आधा आम इस्तेमाल करें, या कोशिश करें अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो उसके साथ थोड़े से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ताकि अच्छा। वो आम कम से कम खाया जाए, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स होकर खाया जाएगा तो आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। और इस कोशिश करें कि जैसे इसका शेक वगैरह हम बनाते हैं तो इसमें चीनी ना डालें, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है, तो इसमें अगर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं तो ये मजीद वेट गेन की तरफ लेके जाता है। तो इसमें चीनी ना डालें, और आम खाने का वैसे टाइम जो अगर है वो मैं कहूँ तो वो डे टाइम ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और कोशिश करें कि हम खाने के बाद खाते हैं आम को तो वो ना खाएं, वो वेट गेन करेगा, खाने से पहले खा लें, क्योंकि हमने खाने में रोटी चावल कार्ब्स भी खाए, उसके बाद जब हम आम भी खाते हैं, और कोई भी एक आम नहीं खाता यहाँ पे। एग्जैक्टली हर कोई ये तो कह ही नहीं सकते, जैसे आप कह रही हैं कि हाफ आम खाना चाहिए, ये तो मानने वाली बात नहीं है कि कोई भी हाफ आम खाएगा, बैठे बैठे 4-5 आम तो हर कोई खा जाए। तो अगर हम खाने के बाद आम इतने ज्यादा खा रहे हैं तो हमारे से वो वेट गेन करेगा, और फिर उसके अलावा इतने ज्यादा क्वांटिटी ना आपको थोड़ा एसिडिटी या आपको कह लें कि रिफ्लक्स यानी कि आपको तेजाबियत वाला मसला होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करने की अगर बहुत बड़े साइज का है तो आधा खा लें, अगर छोटे साइज में है तो एक खा लें, लेकिन खाने से पहले खा लें। ठीक है, एग्जैक्टली। और जिस तरह हमने देखा है कि बहुत से लोग आम खाने के बाद लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्यों होता है और वजह क्या है इसकी? एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है तो अब उसके बाद वो थोड़ा सा आपको मतलब स्टमक को हेवी करता है। जब आप 3-4 आम खा रहे हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों का एक माइंडसेट है कि हम वो लस्सी पी लेंगे, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। हालांकि वो बैलेंस हो जाता है देखिए वो बैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन देखिए अब आम में बहुत सारे बी विटामिन है, आयरन बहुत अच्छा है, तो अगर हम दूध के साथ कोई भी आयरन बी विटामिन वाली चीजें लेते हैं तो आयरन या बी विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। बिल्कुल, कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। तो फिर अब ना तो वो आम का फायदा रहा, ना कच्ची लस्सी का फायदा रहा। तो इसीलिए कोशिश करें कि एक इतदाल में खा लें, एक आम खा लें उसके, ताकि आपको उसके बाद मजीद कुछ उसको डाइजेस्ट करने के लिए मजीद कुछ खाना पीना ना पड़े। अच्छा, एग्जैक्टली वो ऐसा है। और कहते हैं कि शुगर जो है उनको आम नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, यानी कि ये सडन आपकी ब्लड शुगर को रेज करता है। अच्छा, तो इसीलिए आम जिन लोगों ने खाना है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो हफ्ते में 1 से 2 बार 2 से 3 फाड़ियाँ एक टाइम पे खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। एग्जैक्टली। तो मुझे अनम, हमने देखा है कि हम लोगों ने दूध पीना हम लोगों ने अपनी लाइफ से निकाल दिया है, हम नहीं पीते, हम छोड़ दिया है हमने दूध पीना। ये हमारी लाइफ के लिए और हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है? दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कैल्शियम का हमारे पास वाहिद सोर्स है मिल्क। अब आप देखें हमारे यहाँ पे कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। हर फीमेल यानी कि इवन फीमेल नहीं, हर फर्द अगर मैं कहूँ 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। एग्जैक्टली। तो दूध का इस्तेमाल हमने छोड़ दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों को के बुड़बुड़ापन से बचाता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी ही चाहिए होता है, और ये 20 साल तक की उम्र तक हमारी बॉडी में स्टोर होता है, उसके बाद ये स्टोर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो स्टोर हुआ होता है वही यूज होता है, या हम जो उसके बाद हमारी इंटेक पे डिपेंड करता है कि हम कितनी इंटेक ले रहे हैं। जितनी अच्छी है वो बोन्स को उतना स्ट्रॉन्ग करेगा, अगर इंटेक नहीं है तो वो मजीद वीक करता जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग ये करते हैं कि दूध के साथ कॉम्बिनेशन में, या तो अगर हमने बच्चे नहीं पी रहे या कोई भी नहीं, तो हमने उसको शेक बना दिया। अगर हमने शेक बनाया तो उसमें हमने चीनी बहुत ज़्यादा डाली, वो मजीद आपके कैल्शियम के जो स्टोर्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ फिर ये है कि एक तो इंटेक दूध की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1 से 2 कप दूध जो है वो डेली बेसिस पे नॉर्मल फर्द को लेने चाहिए। अच्छा। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको 2 से 3 कप एक दिन में लेने चाहिए, और अगर कोई दूध पिलाने वाली माँ है तो उसको कम से कम 3 से 4 कप एक दिन में दूध के लेने चाहिए लाजमी। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है दूध का इस्तेमाल हमारी लाइफ में, हमारी डाइट में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हम मिस कर रहे हैं। अनम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ायात है। अनम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने एक डाइट प्लान के हवाले से हमें बताया है। और आपसे भी यही दरख्वास्त है जनाब, रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई है, लेकिन आपने एतदाल में रहकर खाना है, और जो रूटीन हमारी बनी चुकी है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि हमें उसी रूटीन को अपनाना चाहिए ताकि हम एतदाल में रहकर खा सके। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो दिल इंसानी जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन होता है। जब तक दिल धड़कता है तो सांसें चलती हैं, और जब दिल रुक जाता है तो सांस भी साथ छोड़ देती है। बदलते हुए गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी ने अमराज कल्ब में तशवीशनाक हद तक इजाफा कर दिया है। नौजवान अफराद में हार्ट फेलियर और फॉलेज जैसे जानलेवा अमराज की तशखीस माजी में ना होने के बराबर थी, मगर मौजूदा अहद में 40 साल से कम उम्र मर्दों में इसकी शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली हालिया तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया है कि मोटापा और जिस्मानी फिटनेस में कमी जवान अफराद में इन जानलेवा अमराज का बाइस बन रही है। आसान अल्फाज में यूं कह लीजिए कि ज्यादा वक्त बैठकर गुजारना फॉलेज और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ाने का बाइस बनता जा रहा है। नौजवान नस्ल में हार्ट फेलियर और फॉलेज की अमूमन वजूहात क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब मौजूद हैं। इंसदाद अतायत कमेटी PMA लाहौर से इनका ताल्लुक है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? थैंक यू जी, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मसला होता जा रहा है कि नौजवानों में तेजी से इन बीमारियों का जो है ना शिकार होते जा रहे हैं, जो हम लोग सुनते थे कि बुढ़ापे की बीमारियां हैं। तो आप बताइए हमें कि अमूमन इसकी वजह क्या होती है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर न्यूज़ का कि वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों को आगाही देते हैं। और हार्ट प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो टॉप ऑफ दी 10 डिजीज़ हैं उसमें हार्ट अटैक है। ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि जो पहले कुछ साल पहले तक तो इसकी शरह कम थी बिल्कुल। अभी जो शरह इसकी काफ़ी बढ़ गई है, वो 29% तक हार्ट अटैक जो है वो उसकी काज ऑफ डेथ जो है ड्यू टू हार्ट अटैक 29%। और पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में जो ख़ास तौर पे इसकी जो यंग में जो ख़ास तौर पे बिलो 40 इयर्स ऑफ एज, तो उसमें इसकी शरह का जो हार्ट अटैक जो है वो बढ़ रहा है। ये बड़ा तशवीशनाक है। हालांकि यंग्स में आमतौर पे हार्ट अटैक कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं अगर हम इसको देखें तो 20 इयर्स के बाद जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, यानी उसमें जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसको बचाना चाहिए। उस एज में हमें जो है ना वो एक ख़ास पॉइंट होता है जिसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा 5 to 10% तक पहुंची हुई है, जो दूसरे ममालिक में 1.2 के करीब है। इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हार्ट अटैक है क्या। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये कि जो शरेयानें ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, 3 मेन शरेयानें हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, मेन आर्टरीज जो हैं। जब इनमें थिकनेस हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, इनमें चर्बी जमा हो जाती है, ये आर्टरीज जो है वेसल्स होती हैं ये तंग हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर फर्ज करें 60% ब्लॉकेज है आर्टरीज में, ठीक है, तो उसमें बाज़ दफा सिम्टम कोई भी नहीं होती। अच्छा, 60% से 70% जब ब्लॉकेज होती है तो फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइना। अच्छा, एंजाइना जो है पेन होती है। किस वक्त होती है? थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ी एक्सर्शन करते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो जब 80% तक जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम आती हैं सारी, जिसमें हार्ट अटैक और बाकी चीज़ें। अच्छा। हाँ, और कंप्लीट जो है 100% तक होती है तो वो तो फिर हार्ट अटैक की सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। हमने ये सारी जो प्रोसेस है इसको बचाना है, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट को अर्ली वार्निंग साइंस जो हैं वो पता होनी चाहिए क्या है। बिल्कुल। एक तो ये है कि चेस्ट पेन है, ठीक है, खास तौर पर चेस्ट पेन है, सांस में मुश्किल होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, थोड़ा सा पेशेंट चलता है तो उसको सांस फूल जाता है, पेन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो चलने से पेन होती है ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा बाज़ पेशेंट कहते हैं जी मैं खाना खाता हूँ तो दर्द शुरू हो जाती है, मैं उठता हूँ तो दर्द शुरू हो जाती है। वो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, थोड़ी एडवांस स्टेज है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि जी मुझे हर वक्त फिर रहती है, बैठा भी हूँ तो फिर भी दर्द दिल में हो रही है, चेस्ट में हो रही है, चलता हूँ तो बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये लास्ट स्टेज तक वो उसमें ज़्यादा खतरनाक होता है। दर्द जो होती है आमतौर पे चेस्ट में महसूस होती है, लेकिन सम टाइम्स ये दर्द जो है ये जबड़े तक जाती है, बाएं बाजू में चली जाती है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये दर्द पिट ऑफ द स्टमक में भी जाती है, मैदे के जो होता है ना सेंटर, उसमें भी जाती है। आम तौर पे ये कंफ्यूज होते हैं हम लोग, पेशेंट भी कंफ्यूज होते हैं और डॉक्टर भी, कि ये मैदे की तकलीफ है। तो मुझे सर आपने जिस तरह कहा कि ये नौजवानों में अब बढ़ती जा रही है 20 साल के बाद, तो मुझे ये बताइए कि ये होती क्यों है, उनमें क्यों होती है? क्या ये मौरूसी है या हम लोग देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो आजकल बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी कर रही है, बाहर के जंक फूड्स खा रही है, या इस वजह से है? बिल्कुल ये बात सोचने की है कि नौजवानों में क्यों ज़्यादा हो रही है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो नौजवानों में आजकल हम समझते हैं वो हम कहते हैं कि जी एक वो है स्मोकिंग जो है। ठीक है। स्मोकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है नौजवानों में। इनएक्टिविटी जो है उसके बाद आ जाती है। देखिए ना, हमारे यहाँ मकसद है कोई रुझान नहीं है कि पार्क्स में जाना। अब दूसरे मुल्कों में जाएं, सुबह सुबह लोग दौड़ रहे होते हैं, रोड्स के ऊपर दौड़ रहे होते हैं, पार्कों में दौड़ रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करें। वो हम लोगों का काम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मेडिकल, उनका काम है, मीडिया का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें। अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से जब कोविड सीजन चल रहा है, इसमें अनफॉर्चुनेटली कन्फाइंड टू हाउसेज हो गए हैं, लोग घर में बैठ गए हैं। और उसके बाद घर में बैठने के अलावा हम जो लोग मोबाइल यूज करते हैं वो भी इनएक्टिविटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रमोट करें। पार्क्स में कोविड नहीं फैलता। अच्छा। पार्क्स में पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पार्क्स में जाना चाहिए। कोविड के पेशेंट खास तौर पे अगर जाते हैं तो उनकी चेस्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि उनके लिए बेहतर हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, और एक रूटीन बनाएं कि जो सैर का जो है हम रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में कम से कम जो है 150 मिनट्स ए वीक, वो आप कैलकुलेट कर लें तो 35 मिनट से लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग वो भी नहीं करते, 35 मिनट्स भी नहीं हम लोग। 35 मिनट से डे आपने करनी है। और उसमें अगर फर्ज करें 35 मिनट्स नहीं कर सकते तो आप आधा कोई सुबह के टाइम कर लें, आधा शाम के टाइम पे कर लें। आपने एक्टिविटी करनी है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप मूवमेंट्स करते रहें। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। मकसद मैं इधर बैठा हूँ, मैंने ऊपर के स्टोर पे जाना है, तो बजाय लिफ्ट के मैं अगर चेयर्स के जरिए चले जाऊँ, स्टेयर्स के जरिए चले जाऊँ, तो उसका ये होगा कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह मैंने एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको मिलने के लिए गया और मैंने इन्वाइट करना था मीटिंग में। तो वो फ़ोन आया, उनको उठे अपनी चेयर से, वो कैथ लैब तक वो गए, उधर चलते रहे। जब फोन खत्म हुआ आगे बैठ गए। यानी एक तरीका होता है ना, और मकसद है कि ये चीजें हमें प्रमोट करनी चाहिए। यंग्स में आपने कहा कि क्यों ज्यादा हो रहा है, नंबर 1 काज जो है इनएक्टिविटी, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है। तीसरी जो काज है वो काज जो है वो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। फिर डिसलिपिडीमिया जो है, डिसलिपिडीमिया हम कहते हैं कि खून में चर्बी की मिकदार बढ़ जाना। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल है, उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड्स और अब मेरे ख्याल से जो हम लोग लाहौरी हैं, आपको पता है ख्वाबों के शौकीन हैं, और खाना तो हम लोग अच्छे खासा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जी अगर लाहौर में हम मकसद ये नहीं कहते कि ना खाया जाए, खाएं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करें एतदाल में। तो ये बड़ी जरूरी बात होती है। और सबसे अहम जो चीज़ है कि हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको अर्ली तशखीस कर लें, क्योंकि उसमें बड़ा रोल है फैमिली फिजिशियन का, जिसके पास सबसे पहले पेशेंट ने आना है। अर्ली तशखीस करें, अगर अर्ली तशखीस हो जाएगी उसकी तो बीमारी से बच सकता है। अच्छा, फर्ज करें कि वो डॉक्टर समझता है कि इसको हार्ट अटैक की जो सिम्टम है वो चल रही है, अगर डॉक्टर भी क्वालिफाइड होगा तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो बहुत से अताई डॉक्टर्स भी हैं, अताई डॉक्टर है। अताई डॉक्टर का मसला ये होता है कि वो डिले कर देते हैं। आपको पता है कि हार्ट अटैक में मिनट्स काउंट किए जाते हैं, मिनट्स काउंट किए जाते हैं। जितनी जल्दी आप पेशेंट को हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल वो भी देखें जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि किन हॉस्पिटल्स में
हार्ट जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाता है, उसका मैनेजमेंट की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। वो कुछ हॉस्पिटल हैं लाहौर में जहाँ पे कि पेशेंट चले जाए। अभी लेटेस्ट ये है कि जब हार्ट अटैक हो, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डिस्प्रिन की 3 टैबलेट्स जो होती हैं ना, अच्छा 300 मिलीग्राम की, ठीक है, वो पेशेंट चबा ले, ठीक है ना, और पानी के बगैर, पानी के बगैर चबाए, ठीक है, चबा के बाद में थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक है, ठीक है ना। अभी पानी ढूंढते रहेंगे, इतनी देर हो जाती है ना, जितनी जल्दी हो और उसको पता चल जाए कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये पता होना चाहिए और हमें बताना चाहिए, लोगों को भी इंफॉर्मेशन Exactly, बिल्कुल। वो पता चल जाता है। उसमें ये है कि ये जो दर्द होती है चेस्ट में, आम जो दर्दें होती है उससे डिफरेंट होती है, पता चल जाता है। साथ पसीना आ रहा है, साथ इस तरह फील हो रहा होता है कि जैसे दबाव सा आ रहा है चेस्ट में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, और पेल्पिटेशन होती है, फिर ब्लड प्रेशर का अप डाउन हो जाता है, इस तरह की कैफियत होती है। तो ये अगर हो, फौरी तौर पे नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। क्वालिफाइड डॉक्टर का काम ये है फौरी तौर पे डिस्प्रिन पेशेंट्स को 3 उसको के चबा ले या पानी के साथ खा ले, और अगर पेन ज़्यादा है वैसे तो हम रिकमेंड प्राइमरी फिजिशियन प्राइमरी केयर सेटअप में रिकमेंड नहीं करते कि आप सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे दें, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये नुकसान कर सकती है। अच्छा, डिस्प्रिन आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि नज़दीकी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हो। अच्छा, अभी देखें, एंजियोप्लास्टी अगर जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर है, हार्ट डैमेज नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसमें लेट हो जाती हैं, ठीक है, फर्ज करें आजकल वो इंजेक्शन लगता है ना, ब्लड थिनर भी होते हैं, ये डिस्प्रिन तो ब्लड थिनर है, लेकिन एक यूज करते हैं, हेपारिन भी यूज करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फिर एक स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो लगाते हैं फौरी तौर पे, जो क्लॉट बना होता है वो डिजॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर जो रिकमेंडेड है कि फौरी तौर पे एंजियोग्राफी करें। ठीक है। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी ये होती है कि वो डाई इंजेक्ट करते हैं वेसल्स में, जो हार्ट की वेसल्स में जाके उसको पर इमेजिंग के जरिए देख लेते हैं कि किस जगह पे ब्लॉक आ रहा है। ये एग्जामिनेशन। अच्छा, इसको हम कहते हैं जो एंजियोग्राफी। ठीक है। एंजियोप्लास्टी क्या है कि वो आपने जो जिस जगह पे रुकावट आ रही है वहां पे आपने स्टंट डाल दिया, वो रुकावट आपने खत्म कर दी, वो रुकावट ही खत्म कर जड़ से ही खत्म कर दी। ठीक है ना। ये जितनी जल्दी करेंगे उतना हार्ट डैमेज नहीं होगा। अगर आप डिले करते जाएंगे तो वो डैमेज हो गया, जो डैमेज हो गया वो फर्दर फिर लाइफ लॉन्ग जो है हार्ट फेलियर की तरफ चलता रहता है। और सर, जिन लोगों को ऑलरेडी मोरूसी भी है, मुझे उनके बारे में बताइएगा कि जिनके माँ बाप को है या पीछे से चलता आ रहा है ये हार्ट फेलियर का मसला, तो क्या उनको खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है कि जिनके मोरूसी है, और हमने देखा है कि मोरूसी जो लोगों में है उनमें प्रॉब्लम ये बढ़ती हैं। एग्जैक्टली। ना, फिर रिस्क फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं ना। अच्छा। हार्ट के रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी क्या है कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना बीएमआई ये होता है कि हाइट के हिसाब से ना हमने कैलकुलेशन बी बॉडी मास इंडेक्स उसको कहते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल जो है वो तकरीबन 20 से 25 तक होनी चाहिए। ठीक है। हम रिकमेंड ये करते हैं कि 23 से कम होनी चाहिए। अब कैलकुलेट करें ना, मतलब कि वेट 80 kg है, हाइट उसकी 1.7 मीटर है, 1.6 मीटर है, उसको डबल कर लें, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाती, बड़ी आसानी से आ जाती है। मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। ठीक है। ये जरूर कैलकुलेट करें। 23 से ये BMI जो है वो कम होना चाहिए ओबेसिटी का। फिर हम सेंट्रल ओबेसिटी एक देखते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं आप अब्डोमेन की, टमी की। ठीक है। हाँ जी। तो वो उसमें कम से कम जो मेल है उसमें 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है। फीमेल में 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है। ये हम सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो कर लेते हैं। ये दो चीजें हो गई ओबेसिटी। ठीक है। ओबेसिटी को अगर कम करते हैं हम हार्ट डिजीज। आजकल तो ओबेसिटी के वैसे ही हर कोई शिकार हो रहा है, वो चाहे कोई बच्चा हो, कोई चाहे बूढ़ा हो, बड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये जो फास्ट फूड्स जो है, हम इसका ट्रेंड बन गया हुआ है।
और यकीन करें कि इतना ये खतरनाक है, इससे ओबेसिटी क्या है, इससे डायबिटीज भी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके बाद हार्ट फेलियर भी हो रहा है। डायबिटीज जो है वो एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज की तरफ। ठीक है, ब्लड प्रेशर सबसे अहम है। अच्छा, आपका जो लिपिड डिस्टर्ब हो जाता है सबसे अहम है। कोलेस्ट्रॉल आ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया, ठीक है ना, फिर अच्छा फैट, बुरा फैट, ये सारी चीजें। अच्छा, इनएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनएक्टिविटी है तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि हार्ट अटैक जो है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो सर हमें सालाना किस उम्र से अपना जो प्रॉपर चेकअप जो कहते हैं वो करा लेना चाहिए सालाना, ताकि इन जो बीमारियां हैं इनसे हम बच सके? देखें जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि हम लोग जो हैं अनअवेयर हैं अपनी हेल्थ के बारे में। जितना जल्दी हम इसके ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च कर लें, गवर्नमेंट लेवल पे तो फ्री हो रही हैं चीज़ें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तवज्जो में क्या है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ठीक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है ब्लड प्रेशर ज्यादा है और उनको पता ही नहीं है, साइलेंट किलर जिसको कहते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ये मकसद है कि आप कह लें कि डिफरेंट डिजीजेस को खींचता है अपनी तरफ। अच्छा, ब्लड प्रेशर से आपका हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर से गुर्दे फेल होना, ब्लड प्रेशर से फालिज होना, ठीक है, ब्लड प्रेशर आंखों पे असर करे तो नाबीनापन उसमें बनाई जाया हो सकती है, यानी बहुत सारे फैक्टर है। ये मकसद ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोगों को पता हो कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है कितना होना चाहिए, और डॉक्टर जो हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जो कि कम से कम उसको सही तरीके से। बाज ये भी मैंने देखा, अनफॉर्चुनेट है कि पेशेंट को सिर्फ पैसे बटोरने के लिए जो क्वैक्स हज़रात हैं वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कह देते हैं ज़्यादा है, और ज़्यादा को बाज़ दफ़ा नॉर्मल, तो उससे नुकसानात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि जो हमें जो है लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक फैक्टर बहुत अहम है, वो है हमारा स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी ज़्यादा होते हैं। अभी स्ट्रेस बाज लोगों में पर्सनैलिटी होती है जिसको हम टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है। कि टाइप ए पर्सनैलिटी में जो लोग होते हैं वो टेंशन प्रोन होते हैं, एंग्जाइटी प्रोन होते हैं। बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी चीजों की एंग्जाइटी ज्यादा लेते हैं। वैसे तो अच्छी चीज है मेटिकुलस होना, एंग्जाइटी लेना, स्लाइट एंग्जाइटी जो है, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, इट्स अ गुड थिंग, यानी आप एंग्जाइटी मीन्स कि आप केयरफुल हैं ना, आप केयरफुल हैं। ठीक है। अगर एंग्जाइटी नहीं है तो केयरलेस हैं। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो अच्छी बात है ना, लेकिन ज्यादा एंग्जाइटी भी आपको उससे गुजर गई हाँ, तो फिर क्या हो जाती है, फिर डिजीज बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, हार्ट फेलियर के साथ साथ हम बात कर रहे थे फॉलेज की। फॉलेज की क्या वजूहात होती हैं और उससे हम किस तरह बच सकते हैं? लेकिन ये फॉलेज की भी वही वजूहात हैं जो हार्ट अटैक की है। फॉलेज की भी वही वजूहात हैं। मकसद है जिन लोगों में डायबिटीज है, जिन लोगों में ओबेसिटीज हैं, जिनमें डिसलिपिडीमियाज हैं, जो इनएक्टिव हैं, जो टेंशन प्रोन हैं, और उनमें जो है वो फॉलेज है। ये भी मौरूसी इसमें भी है। अच्छा, फॉलेज भी हमने देखा है कि जेनेटिक फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा है, और वो लोग जिनमें फैमिली में होता है उनमें ये फॉलेज जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रिवेंशन भी वही है, जो हार्ट की प्रिवेंशन है वही जो है ना फॉलेज की प्रिवेंशन है। ठीक है ना। इसमें भी आपने डाइट के ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ानी है, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, दो तरह की है ना। एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है डाइट के जरिए, ठीक है ना। उस जो आप अभी जिक्र कर रही थी, वो अनम आपको बता रही थी, उसमें बहुत ज्यादा अहम चीज जो है डाइट में खास तौर पे हम जो यूज करते हैं ना, फैट यूज करते हैं, किसी भी शक्ल में करते हैं, इवन ऑयल में भी देखना पड़ेगा कि हमें बाकी चीज़ें, घी का जो इस्तेमाल है, फिर जो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, ख़ास तौर पे फ्रूट्स तो अच्छी चीज़ है, खाने पीने में फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर ज़्यादा लें। ठीक है। फाइबर की तरफ हम तवज्जो नहीं देते, हम सुबह उठ के जूस पी लेंगे लेकिन वो सेब वैसे नहीं खाएंगे। ठीक है ना जी। हम जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, हम वो चीज़ नहीं अभी देखें ना, एक किन्नो या माल्टा है, उसको आप उसका जूस बना के पीते हैं,
उससे इतना फायदा नहीं जितना आप उसको वैसे छिलका उतारें और उसके नीचे जो व्हाइट है वो भी साथ खाएं। वो फाइबर ही है ना, वो ज्यादा अच्छा। हमारी सेहत के लिए अच्छा है और हमें तमाम बीमारियों से हमें बचा भी सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है जनाब कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर लीजिए और अपनी जो डाइटिंग और डाइट प्लान है उसको भी चेंज कर लेंगे तो हम तमाम तर ये जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। और हमने और भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं ईद और दीगर त्योहारों से जुड़ी रिवायात के हवाले से जो सदियों से चलती आ रही हैं। और इन रिवायात में से एक रिवायत है ईद के मौके पर ईदी और गिफ्ट्स देने की। और शादीशुदा बेटियों बहनों और जिन लड़कियों और लड़कियों की मंगनी हुई होती है उनका खास तौर पर ईदी उनकी तरफ भेजी भी जाती है। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे ईदी भेजने के अंदाज भी आपको पता है कि बदल रहे हैं। जदीद तकाज़ों से हम आहंग दीदा ज़ेब गिफ्ट बॉक्सेस का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। और इस ईद पर भी हमने देखा कि इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब गिफ्ट बॉक्सेस की मांग में इजाफा देखने को हम लोगों ने देखा है कि ये गिफ्ट बॉक्सेस कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ये जान लेते हैं। हमारी मेहमान हैं जो ख़ास किस्म के बॉक्सेस खुद तैयार करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा मलिक हैं, डब्बा मास्टर कह सकते हैं इनको। तैयबा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा रमजान और फिर ईद कैसी गुजरी आप? रमजान तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा और अच्छा। बिजी, और ईद भी अच्छी गुजर गई। ईद भी बिजी गुजरी या बहुत बस बिजी? बहुत बिजी, डब्बों ने बिजी कर दिया बहुत आपको? ज्यादा। तो हमने देखा है तैयबा कि कोरोना की वजह से भी हमारी जो कह लें कि पूरा लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो गया है। तो आपके गिफ्ट बॉक्सेस और इन्होंने कितनी आपकी ईद चेंज की है और कब से कर रही हैं आप ये? मुझे अप्रॉक्स 1 ईयर होने लगा है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये है कि ईद इस दफा इस तरह गुजरी कि लोग बाहर नहीं जा सकते थे। Exactly. तो मेरे पास तो ये था कि मैं बाहर जाके चीजें वगैरह थोड़ी सी ला सकती थी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक भी था। अच्छा। तो फिर मैंने जिस तरह काफी ज्यादा फिर ऑर्डर्स आ गए ईद वगैरह के हवाले से कि हमें ईद बास्केट अपने ससुराल भेजनी है, अपने दोस्तों को भेजनी है। हाँ। बॉक्सेस के अंदर, तो उस तरह किया सारा कुछ। तो इन्हीं में इनको बनाते हुए ही आपके जो पूरा रमजान इन्हीं को बनाते हुए गुजरा है, अच्छा। सहरी तक। हाँ। और सहरी के बाद भी इन्हीं को बनाते हुए गुजरा है सारा इनके टाइम। बनाते हुए गुजरी है। तो इन गिफ्ट बॉक्सेस में और ये बास्केट्स जो हैं बहुत खूबसूरत से आपने बॉक्सेस बनाए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इनमें क्या क्या गिफ्ट्स होते हैं? सबके अंदर डिफरेंट होते हैं, सबकी डिमांड के मुताबिक। अच्छा। जैसे ये है, ये मैंने मदर्स डे के लिए किया था डिजाइन। अच्छा। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, फ्लावर्स, बैलून्स वगैरह। और जो जिस तरह ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस है उसके अंदर चॉकलेट्स, मेहंदी, ईद के हवाले से अगर किया जाए तो बैंगल्स, गजरे। अच्छा। अगर हम उसको शादी के हवाले से कर दें तो हम उसके अंदर जो है थोड़े से कपड़े वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा। दुल्हन के। हाँ। तो लोग उस तरह भी कराते हैं। इसी तरह बास्केट है, बास्केट्स बेसिकली जो है वो जेंट्स के लिए ज्यादातर जाती है क्योंकि ठीक है। अब ज्यादातर लोग लेडीज के लिए बॉक्सेस के ऊपर आ गए Boxes, हैं। हाँ। तो उसके अंदर हम शर्ट्स वगैरह रख सकते हैं, परफ्यूम्स, इस टाइप की चीजें रख सकते हैं। और जो चौथा बॉक्स है वो बस अभी मैंने स्पेशली डिजाइन किया था अपनी मदर के लिए। अच्छा। उसको अभी फॉर सेल या इस टाइप के लिए कुछ नहीं लगाया। अच्छा, ये आपने अपनी मदर के लिए बनाया था, उनकी बर्थडे थी? मदर्स डे के लिए। इसके अंदर अच्छा। पिक्चर्स भी मेरी मदर की हैं। तो ये आपने स्पेशली अपनी उनके मदर लिए के बनाया लिए इसको था। तैयार किया था। तो इस ईद पे अगर देखा जाए तो डिमांडिंग चीज क्या थी? बास्केट्स थी, बॉक्सेस थे, ये बॉक्सेस थे, कौन से वाले? ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस और बास्केट दोनों अच्छा। बहुत ज्यादा। बास्केट्स का तो ऑर्डर लाइक 100+ बास्केट्स कर चुके हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से। और बॉक्सेस का भी अप्रॉक्स 150 अभी आप कर चुकी हैं। कर ये चुकी इन ईद के दरमियान या सिर्फ- 1 ईयर? सिर्फ रमजान में। सिर्फ रमजान के दरमियान और ईद के लास्ट हाँ, ये मई में अप्रॉक्स 150 इतना। 150 हो जाएगा आपका जो इतनी डिमांडिंग चल रही बहुत है। ज्यादा। मतलब आपका जो माशाल्लाह काम है वो। और आपने बताया 1 साल हो गया आपको। बिल्कुल 1 साल कोरोना होने से पहले वाला है। आपने स्टार्ट किया था या बाद में? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था जून में। अच्छा, कोरोना के बाद? कोरोना के बाद मार्च है। अप्रैल तो ऐसे ही गुजर गया। फिर हाँ। जून में मैंने स्टार्ट किया था। मतलब कोरोना में जब आप घर रही तो आपको फिर एक अंदाजा आइडिया आया कि कुछ मैं कर कुछ लेना और भी कर चाहिए। सकती हूँ।
हाँ, तो फिर ये आइडिया आया। ये पहले भी idea करती थी या बचपन तब जब से- आपने स्टार्ट किया? बचपन में थोड़ा आर्ट का काफी ज्यादा शौक रहा अच्छा। है, तो डिफरेंट चीजें खुद ही बना लेती थी। इसका इतना नहीं था, ये तो खुद ही ऐसे ही आइडिया करना खुद ही start कर आइडिया दिया। आ गया और देख देख के कि मैं देख- ये भी कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। पढ़ाई भी मैं कर रही हूँ। मैं बेसिकली एविएशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। अभी मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ फिर ये मैनेज हो जाता है, क्योंकि हो ऑर्डर जाता जिस है। तरह आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में तो हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई में, हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में वैसे आपको manage करना थोड़ा मार्जिन मिल मुश्किल जाता है। है। हाँ, मार्जिन मिल जाता है। तो इन बॉक्सेस को हमने देखा है कि कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग बाहर भी निकल रहे, तो क्या लोग पसंद क्या करते हैं कि आप लोग किस तरह उन तक पहुंचाएं? अगर उन्होंने आगे किसी को देना है तो आप डिलीवर कराती हैं या वो खुद पिकअप करके लेकर जाते हैं? दोनों ही वजूद हैं सूरत। ये होता है कि अक्सर लोग सरप्राइज भिजवाते हैं, तो वो तो अच्छा। मैं खुद ही भेजती हूँ अपने ठीक थ्रू, है। अपने राइडर्स के थ्रू। और कुछ लोग आके खुद भी पिक कर लेते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटीज भी सरप्राइज जाते हैं, तो सारा मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। तो जब वो ऑर्डर देते हैं तो वो खुद आकर पसंद करते हैं या आप पिक्चर्स वगैरह या किस सारा तरह? कुछ वो इंस्टाग्राम के ऊपर ही देखते हैं। जैसे अगर कस्टमाइज वो बनवाते हैं तो वो सारा कुछ मेरे पर रिलाई कर जाते हैं कि आप देख लें जो आपको ठीक लगे। अच्छा। तो ऐसे ही है, जितने भी अभी भी मैंने ईद के हवाले से बॉक्सेस बनाए हैं, किसी ने भी कुछ ये नहीं कहा था कि ये स्पेशली ऐसे। उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी है, आपको ठीक लगे आप कर लें। ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन और ये सब कुछ, ये भी कलर जो सबसे ज्यादा इन है वो व्हाइट जाता है, ब्लैक, अच्छा। मेहरून, गोल्डन, ये 4 कलर्स हैं जो सबसे ज्यादा इन है। लेकिन ईद के हवाले से सबसे ज्यादा व्हाइट किया है। वाइट गया है और इसमें यही चीजें आपने डालकर भेजी सबके अंदर प्रॉक्स यही चीजें थी। कुछ ये था कि कुछ के अंदर परफ्यूम्स ऐड कर दिया, कुछ में ज्यादा चॉकलेट्स, मतलब अच्छा। सबकी अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक। हाँ, तो अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही, खोल के नहीं हम देख सकते, लेकिन क्या क्या इसमें आपने इसके अंदर चीजें- गजरा है, इसके अंदर बैंगल्स हैं, इसके अंदर मेहंदी है, इसके अंदर अच्छा। काफी सारी चॉकलेट्स हैं, पिन है, इसके अंदर रिंग भी है और इसके अंदर इयररिंग्स भी हैं। अच्छा, मतलब एक वो एक जो proper set। ईदी भेजी जाती है अपनी बहनों की तरफ या अपनी बहुओं को जब दी जाती है, तो एक पूरा ये बॉक्स पूरा बन box। सकता है। विद इसके अंदर एक हैंडमेड कार्ड भी है कि अच्छा। जिसको भिजवाना उसके ऊपर उसके लिए कुछ प्यार से लिखवा के वो भी। तो मुझे ये बताइए, अगर ये बॉक्स है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइस होती है जो आप कस्टमर को दे रही हैं? मिनिमम जो है वो अगर चीजों के साथ जो है वो 1500 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और राउंड अबाउट तो 5000 तक भी जा सकती है, जितनी आप उसके अंदर अपनी रेंज के मुताबिक चीजें डलवाना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाँ। कितनी रेंज की चीज डलवाना चाहता है। ठीक है। तो इस तरह उसी से हिसाब से उस होती हिसाब है। से मैं बना और देती ये हूँ। बॉक्सेस इतना ही है या इससे भी बड़ा मेरे पास- कस्टमाइज्ड? मेरे पास इस टेबल जितना बॉक्स भी मैं बना चुकी हूँ। अच्छा। और मतलब सबके अपना होता है ना कि जिसने जितना उसको चाहिए साइज के हाँ। मुताबिक, जिसने चीजें उसके अंदर डालनी है हाँ। उसके मुताबिक और होता है। ये जो आपने मदर्स डे पे ये स्पेशल बॉक्स बनाया, हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ये खोल कर आप दिखाएं कि ये किस तरह का अंदर से क्या है इसके अंदर। तो ये एक्सप्लोजन बॉक्स है। इसको हम ऐसे, वाओ, ये इस तरह पूरा खुलता है। इसके अंदर बैलून्स हैं, इसके ठीक अंदर है। चॉकलेट्स वगैरह हैं और घड़ी है, परफ्यूम है। अगर आपने अपनी मदर्स वगैरह को देना है तो इसके अंदर स्पेशली मैंने विटामिन भी ऐड किए हैं, अच्छा। क्योंकि कोई इस टाइप का सोचता नहीं है। तो यूनिक ये Exactly। था कि मदर्स वगैरह के लिए अगर आप उनको विटामिन वगैरह दें तो वो फिर ज्यादा अच्छा रहता है। Exactly, तो इसके लिए हाँ। मैंने विटामिन भी ऐड किए हैं। और ये आपने पिक्चर्स भी इसके साथ लगाई हैं? पिक्चर्स ये सारी मेरी मदर की हैं। अच्छा। तो अभी मदर्स डे पे भी जिस तरह अभी गुजरा ही है, ईद से पहले मदर्स डे भी गुजरा है, तो मदर्स डे उसके ऊपर भी बहुत बिजी था। उसके ऊपर भी इस टाइप के बॉक्सेस भी थे, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस भी थे। अच्छा। मतलब लोगों अपने मुताबिक, अपनी कस्टमाइजेशन, अपनी रेंज के मुताबिक। क्योंकि ये बॉक्स जो है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है, अच्छा। क्योंकि ये शीट पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो इनको और ये फिर- कौन सी शीट आपने यूज की हुई है? नाम तो नहीं बता सकती। अच्छा, मतलब अपना जो सीक्रेट है वो Secret नहीं है, बता सकती, वो नहीं शेयर हाँ। कर सकती। ठीक है। इसको हम फॉर्म वाली शीट भी कह सकते हैं। अच्छा। थोड़ी सी, मतलब ये शीट बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए हाथ से फिर बॉक्स थोड़ा Expensive भी है। एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब इस बॉक्स की रेंज ही खाली बॉक्स की स्टार्ट ही 2500 से होती है। अच्छा, सिंपल खाली एलपीडी बॉक्स की। जी। हाँ। और इसके अंदर जब उसके अंदर जब चीजें रखवाते हैं तो अप्रॉक्स मेरा जो पैकेज है डील के साथ वो 5000 का है। उसके अंदर मैं इसके अंदर केक भी ऐड कर देती हूँ, अच्छा। खुद बना के। वाओ, अच्छा, और- वो भी बना लेती हैं खुद आप, मतलब हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, खुद ही कर सब लेनी कुछ है खुद ही। आपने। और साथ में फिर हैंडमेड कार्ड्स, बैंगल्स, चॉकलेट्स वगैरह इस टाइप की चीजें ऐड करके पूरा एक पैकेज विद बलून्स, इस टाइप की चीजें, पिक्चर्स, टैग। अगर आपने जैसे देखा होगा अंदर टैग है हैप्पी मदर्स डे का, हाँ। बेस्ट मॉम एवर।
तो उसमें जिसने कुछ भी बर्थडे के लिए हाथ से रखवाना है वो पीछे वो रखवा सकता है। जिसमें फादर्स डे आने वाला है हम इसको एज अ फादर्स डे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन अलग से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लोग फादर्स डे के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, मदर्स डे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इसलिए मैंने फिर से इसको भी इस तरह डिजाइन किया कि हम इसको एज अ फादर्स डे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस पे कितना टाइम लगता है एक बॉक्स को तैयार करते हो? 45 to 1 hour, मतलब 1 घंटे में आप पूरा एक बॉक्स तैयार कर लेती हैं। अब तो ये अब स्पीड माशाल्लाह से ज्यादा हो गई है, तो पहले उस बॉक्स के ऊपर 1 घंटा लगता था, मैं उसको 15 मिनट्स के अंदर बना लेती हूँ। अच्छा, विदिन 15 मिनट्स। तो खुद ही अकेली ही सारा बनाती है या कोई मदद भी करता है आप? नहीं, अकेली सारा कुछ करती हूँ, क्योंकि किसी को अगर ऐड कर लूँ तो उसको समझा के वो अपना ही थोड़ा सा खराब करने वाला हिसाब होता है, तो फिर खुद ही अकेली बैठ के कर लेती हूँ। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या मेजरमेंट्स हैं, किस तरह क्या करना है, तो आप उसी हिसाब से फिर खुद ही कर लेती हैं। आगे आने वाले दिनों में भी आपको, आप नाजरीन हैं और आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत से ये बॉक्सेस बने हुए हैं और आजकल चल भी यही रहे हैं। आगे जिस तरह फादर्स डे भी आने वाला है तो आप ये कर सकते हैं। मुझे बताइए, आपसे राब्ता किस तरह कर सकते हैं? हमारे देखने वाले जो हैं वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको इस तरह की चीजें बनवानी? मेरा इंस्टाग्राम के पेज है डब्बे वाली बाजी। अच्छा, आप लोग मुझे उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो बाकी ऑर्डर वगैरह भी इजीली आप वहीं पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और क्या लगता है आपको कि ख़वातीन के लिए ये ऑनलाइन बिजनेस कितना फ़ायदेमंद है? बहुत ज़्यादा, लेडीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि फारिग ही बैठे होते हैं घर में या फिर घर के दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो उससे अच्छा हम कुछ अच्छा करें ताकि हमें इसका फ़ायदा भी हो। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनमें, लेकिन वो इसको नहीं लाती हैं। हाँ, तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जिनके अंदर टैलेंट है वो उसको आगे लेके आएं और लेडीज़ को करें आगे के वो काम कर सकती हैं, बहुत अच्छा और घर में बैठकर अच्छा खासा काम कर सकती है। जिस तरह तैयबा भी घर पर बैठकर इतना खूबसूरत काम कर रही हैं जो आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तैयबा, मुझे बताइए, कोरोना जिसने पूरी हमारी मैशत को, पूरी दुनिया को ही मुतासर किया है, तो आपके कारोबार को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कि फ़ायदा दिया है ज़्यादा? पहले तो फायदा ही हुआ। अच्छा, क्योंकि लोग बाहर जाके कुछ परचेज नहीं कर सकते थे, तो उनको घर बैठे एक चीज मिल गई। ये हुआ, थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, इंपोर्ट वगैरह बंद हो गई, चीजें आना बाहर से बंद हो गई। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा हुआ, लेकिन अब फिर वो रिकवर भी हो गया ईद के दिनों में काफी ज्यादा ही। तो फिर मैनेज किस तरह किया? अगर चीजें खत्म हो जाती थी, बाहर से इंपोर्ट जैसे बंद हो गई थी, तो फिर किस तरह मैनेज? स्टॉक करके रखा हुआ था? जी, पहले से स्टॉक कर लेती हूँ काफी ज्यादा। जैसे मुझे पता था रमजान में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होंगे और एकदम से ही आ जाएंगे, तो मैंने पहले ही काफी सारा स्टॉक अपना जो है रख लिया था। अच्छा, ऐसा ही हुआ कि एकदम से ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हो गए। एक दिन में कितने बॉक्सेस आप खुद तैयार कर लेती हैं मैक्सिमम? अब तो मैं 20 कर लेती हूँ। 20 कर लेती हैं। और एक दिन में आ कितने जाते हैं ऑर्डर्स? दिन के मुताबिक तो 4-5 आ जाते हैं। हाँ। यही होता है कि लोग कहते हैं हमें बल्क में बना दें, 20 बना दें, 30 बना दें, 50 बना दें, 100 बना दें, तो फिर उस हिसाब से होता है। और आजकल हम तैयबा देख भी रहे हैं कि बर्थडेज होती हैं, तो वो भी बर्थडे थीम पार्टीज होती हैं, उसमें भी आप कर रही हैं? नहीं, उसके अंदर नहीं करी गई है कि उसके अंदर अपने बॉक्सेस के बारे में दिखा देती हूँ कि आप लोग इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं। तो इस तरह मतलब सिर्फ आप अभी गिफ्ट बॉक्स बना के दे रहे हैं, आप वो उस तरह बाहर जाके जो पूरी एक थीम पार्टी तैयार करते हैं वो नहीं? अभी फर्दर प्लान्स हैं आगे कोई बिजनेस को आगे लेके जाने के, तो अभी तो शेयर करूंगी बाद में वो सारा कुछ भी। मतलब अगर आप आगे जाएंगी जरूर जाइएगा और फिर भी हम आपको दोबारा बुलाएंगे और आपके प्लान्स सुनेंगे कि आप क्या करने जा रही हैं आगे, इसको और बढ़ाना है आपने। अभी फिजिकल कोई भी आउटलेट या कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन काम इंशाल्लाह जब डिग्री खत्म हो जाएगी तो इस बारे में सोचा हुआ है कि इसको एज अ फिजिकल आउटलेट में लेके जाऊं बाहर। अच्छा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है। पाकिस्तान में इसके वॉन्डर्स बहुत कम है, लोग बाहर चाइना से इंपोर्ट कराते हैं जो कि आते आते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और आप इसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। एज अ बिजनेस वूमेन भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो घर से निकल के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे देखने वालों को क्या जाते जाते आप मशवरा या पैगाम देना चाहेंगी? जितने भी लोग घर बैठे हैं फारिग, वो अपने अंदर के टैलेंट को उभारें और उसको सबके सामने शो करें। एक फोन की बात है, आपने अपना सिर्फ फोन उठाना है, अपने टैलेंट को शो करना है। जो भी आपके अंदर टैलेंट आप उसको शो करें और आए इस फील्ड के अंदर।
बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने भी अपना टैलेंट ढूंढा और तभी आपको पता चला कि आप ये भी कर सकती हैं, और आप अब माशाल्लाह कर भी रही हैं। तैयबा मलिक हमारे साथ मौजूद थी, डब्बा मास्टर हैं, और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत से डब्बे उन्होंने बनाए थे। और जितने भी ईद त्यौहार, जितनी भी ये हमारी फेस्टिवल्स होते हैं, आप उनमें ये दे सकते हैं। बर्थडेज पर आप ये इनसे रब्ता करके ये खूबसूरत से डब्बे बनवा कर और अपने चाहने वालों को भिजवा सकते हैं। तैयबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई और इतने खूबसूरत से डब्बे आपने हमें दिखाए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।